5 तक हो चुके हैं लास्ट क्लास में, 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पता नहीं किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, क्या है, काइट है, क्या है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन, वो जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए तो ऐसा करते हैं, एक किसी भी टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसमें ना मैंने पैरेललोग्राम बनाया ना या ट्रेपीजियम बनाया है। ये इसमें सारी साइड्स का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कितनी कितनी क्या है, ना इसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ना पैरेलल है, ना कुछ है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ले लो और उनसे जो लाइंस बनती हैं, यानी कि एक पेन तो लूँ पहले मैं। ये इस वाली साइड का मिड पॉइंट मानो ये है और इसका मिड पॉइंट मानो ये है। ठीक है, ऐसे इस वाली लाइन का मिड पॉइंट सोचो या समझो या देखो, देखने मात्र से ही कह देते हैं कि मेजर करके तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं बस कि ये मिड पॉइंट है, समझ लो। तो इनको ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, और ऐसे ही इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। कहाँ गए बच्चे? ए बी सी डी, और इसमें जो मिड पॉइंट्स हैं ये ले लिए हमने पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें जो यहाँ प्रूव करना है, एक सेकेंड, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पी क्यू आर, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये चीज़ें हमने लिख दी, जैसा आपने कहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइंस बन रही हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है कि भाई पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, यही चीज़ बतानी है। यहाँ अगर आप चाहते हो तो कि ये ओ पॉइंट डाल के फिर आप ये भी लिख सकते हो कि पी ओ इज़ इक्वल टू ए ओ बताना है और एस ओ इज़ इक्वल टू ओ क्यू बताना है। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ये इन मिड पॉइंट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि एस पी को ज्वाइन कर रहा हूँ, पी क्यू को ज्वाइन कर रहा हूँ, एस पी को ज्वाइन कर रहा हूँ, एस आर को ज्वाइन कर रहा हूँ और आर क्यू को ज्वाइन कर रहा हूँ, और एक डायगोनल भी ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई सा भी, कौन सा लूँ? ए सी ले लेता हूँ। अरे,
तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बतानी थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस डायगनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगी ये वाली लाइन, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये AC लाइन इस वाले पॉइंट से पास करे ये ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पे हो भी गया ऐसा। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कलर कोई और ले लेता हूँ, और एक छोटा सा काम इसमें और कर देते हैं। जो चाहिए वो हो नहीं रहा, चलो कोई नहीं, ये कंस्ट्रक्शन, ये पर्पल वाली भी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आ गया ज्वाइन, क्या था, PS या SP, PQ, QR, SR एंड डायगनल AC। ठीक है, ये मतलब कि इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, SP को ज्वाइन कर दिया, S और P को ज्वाइन कर दिया, PQ को ज्वाइन कर दिया, SR को ज्वाइन कर दिया, RQ को ज्वाइन कर दिया और AC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये पांचों पॉइंट्स, 5 लाइंस बना दी यहाँ पे, लाइन सेगमेंट बना दी। ठीक है, अब प्रूफ इसका जो है ना, इतना नीचे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इधर साइड में लिखते हैं। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बनता था वो क्या होता था, हमेशा पैरेललोग्राम होता था। ये पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, ये दूसरा में पढ़ा था, और भी बतेरे 1-2 क्वेश्चन में शायद पढ़ा है। ठीक है, तो वही पूरा का क्वेश्चन, पूरा का पूरा वही स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूँ कि वहीं से कॉपी पेस्ट कर दूँ? चलो, इन ट्राइंगल ABC, चलो लिख देते हैं ताकि आपको पिछला भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कि कैसे लिखना था, पता चले आप भूल ही चुके हो। इन ट्राइंगल ABC, P and Q आर द मिड पॉइंट्स, कैपिटल M और P डालो तो समझ जाना ही मिड पॉइंट है। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका है, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, और Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, रिस्पेक्टिवली। हाँ बोलो सर, दोनों क्लासेस की फीस कितनी रहती है तुम्हारी? 36, अगर इस महीने को काउंट कर लोगे साथ में तो, नवंबर को। सर ठीक है, एक की। हाँ, एक सेकंड, प्रांशी का फ़ोन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई उसको? हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो बोलो बेटा, हेलो प्रांशी। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी लेकिन ना फाइल बहुत हैवी बनती है, 4-5 GB की बनती है, तो वो सिस्टम पे डल पाना मतलब कि मेरे लिए पूरा दिन लग जाएगा कि उसको डालने में यूट्यूब के अंदर। मैं फिर भी उसको दिखा देता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं करवा दूंगा उसको कुछ। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, अगर लेटे लेटे ही देख ले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देख सकती है तो, अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो रहने दे। चलो जी, हो गया ये, मिड पॉइंट्स हो गए। हाँ जी, हाँ हो गए। तो फिर हमने मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर पढ़ा था, अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो उस ट्रायंगल की इस वाली लाइन की, यानी कि तीसरी लाइन के, यानी कि जिन दो साइड्स के मिड पॉइंट हम ले रहे हैं, बची तीसरी साइड, उसके पैरेलल वो होगी और उसका हाफ होगा। तो यहाँ पे सेम वही मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। ये कहाँ से लिखा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सिमिलरली इधर नीचे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पे भी दो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, ये और ये। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो SR बन रही है। तो SR क्या होगी? पैरेलल टू AC, और SR क्या होगी? हाफ ऑफ AC।
ठीक है, सेम प्रॉपर्टी से, सेम थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, सिमिलरली डाल दिया तो अलग से वो सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सर कर दिया। कोई बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, जब बात की जाती है उसको उसी टाइम निपटाया करो पहले ही। अब क्लास के अंदर मैंने ये नहीं बोला था कि अभी करना है जो करना है, अब क्लास पे फोकस करो। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों के अकॉर्डिंग जैसा पहले क्वेश्चन में किया था या दूसरे क्वेश्चन में किया था, सेम वही स्टेप्स यहाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू और ए सी पैरल थे और ए सी और एस आर पैरल है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये पी क्यू और एस आर ये दोनों लाइंस पैरल हो जाएंगी। तो पी क्यू इज पैरल टू एस आर एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हैं। ये पहले क्वेश्चन वाले सारे स्टेप्स मैंने रिपीट करे हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा नाम है इसका, पी क्यू आर एस, ये वाला जो अंदर वाला बना है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, वन पेयर या ए पेयर जैसा आप चाहें लिखना चाहें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल and parallel, therefore PQRS is a parallelogram। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन 1 वाला पार्ट मैंने पूरा का पूरा समझो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यही सब कुछ आपने लिखना है। जब भी आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा हो कि यार ये अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये पैरेललोग्राम तक पहुँचाना, तो यही स्टेप्स हैं सारे क्वेश्चंस में जितने में भी हमें करना होगा। ठीक है, और ये समझ में अब तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। अभी भी नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब चैप्टर हट जाएगा फिर पूछोगे तो फिर मेरे लिए मैं बताने में हिचकिचाऊंगा, फिर मैं समझाने में इतना ध्यान दे नहीं पाऊंगा क्योंकि टॉपिक हट चुका होगा। ठीक है, फिर जो नया टॉपिक है फिर उस पर फोकस होगा हमारा। तो जो टॉपिक चल रहा है आप उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अगर पूछ रहे हो कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं, तो पूछ लोगे तो मैं खुल के समझा पाऊंगा। बाद में क्या होगा, फिर मैं यही बोलूँगा कि फिर रिविज़न के टाइम तक वेट करूँ। ठीक है, चलो आ गया होगा ये। अभी कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे इसके ठीक नीचे। अच्छा आ गया। मुझे क्या बताना था, मुझे ये बताना था कि भाई पी आर और ये एस क्यू, ये जो रेड वाली लाइंस है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। अब इन रेड वाली लाइंस को देखना क्या समझ में आ रहा है। ये रेड वाली लाइंस जो है ये अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, ये जो ब्लैक वाला यहाँ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था जिसको मैंने अभी पैरेललोग्राम बता दिया, इसके डायगोनल्स नहीं बन गई है। देखना जरा इस येलो वाले पार्ट को, मैं येलो शेड कर रहा हूँ उस पर पूरे पे। ये भी इस येलो वाले को मैंने पैरेललोग्राम बताया। अगर पैरेललोग्राम नहीं भी होता, अगर नहीं भी होता तो ये रेड वाली लाइंस क्या होती, उसके डायगोनल्स ही तो थे। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? या नहीं समझ पा रहे उस बात को कि ये डायगोनल्स नहीं बन रहे। ये पी और आर इसके अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, हाँ डायगोनल है। एस और क्यू पी क्यू आर एस के अपोजिट वर्टिसेस हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके ये भी डायगोनल बनेगा। हाँ ये अब डायगोनल तो है, साथ में ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखूँ मैं, एस क्यू एंड पी आर आर डायगोनल्स, है ना, ऐसे लिख दूँ, एस पी एंड एस क्यू एंड पी आर, एस क्यू है नॉट एस पी, SQ and PR are diagonals of parallelogram PQRS। आप समझ पा रहे हो उस बात को। और प्रॉपर्टी है diagonals of a and diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, therefore हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो पी आर डायगोनल है वो एस क्यू डायगोनल को या अपोजिट साइड्स के मेन सबसे पहले वाले क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से उनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट्स बनती हैं, जो लाइंस बनती हैं वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। देयरफॉर एस क्यू एंड पी आर नॉट पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। यही तो चाहिए था हमें कि एस पी आर और एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ
क्वेश्चन में यही कहा है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कौन सी चीज़ें? शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइंस बनती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यहाँ पे रेड वाली लाइंस को बाइसेक्ट करते हुए बताना था, वो बता दिया। समझ में आया? आसान था। और ये पेपर के लिहाज से क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछते हैं इस क्वेश्चन को ज़्यादातर। तो अगला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज ए ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यानी कि राइट ट्राइंगल है। एक रफ फिगर, ये एक राइट ट्राइंगल हो गया और राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। ए और बी कहीं पे भी ले लो, ए यहाँ लेना यहाँ ले लो, ऊपर लेना था ऊपर ले लेते, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला उन्होंने? ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है एम, ठीक है जी। यहाँ पे हम एम पॉइंट डाल देते हैं और इस एम पॉइंट से एक लाइन जा रही है, क्या कह रहा है? ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम से एक लाइन जा रही है पैरेलल टू बी सी के पैरेलल, ऐसे, ठीक है। ये पैरेलल जा रही है, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल है अभी तो फिलहाल। ये दोनों लाइंस पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? डी पॉइंट पे, तो इसको डी पॉइंट डाल देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो जो बातें हैं वो लिख लें जरा। इन राइट ट्राइंगल, पर्पल पेन से लिखता हूँ इसको, किसी और पेन से लिखता हूँ। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम से जो लाइन जा रही है एम डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इतना मालूम है बस, और तो कुछ नहीं बताया ना आपने, ठीक है। राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो मतलब कि एक ना एक इसके अंदर राइट एंगल भी होगा, राइट एंगल एट सी, यानी कि इसके अंदर सी एंगल 90 डिग्री का, ये भी हमें मालूम है, ये 90 डिग्री का, ये हमें मालूम है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जो प्रूव करना है वो यही वाले पार्ट हो गए तीनों। प्रूफ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है एसी का मिड पॉइंट बताना है। आपने को मालूम है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी कि ए एम और एम बी इक्वल है, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमारे को साफ साफ बता रखा है आपने। एम से जो लाइन जा रही है वो बी सी के पैरेलल है। अब हमें बताना है डी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बता सकते हो? यानी कि ये सर्कल वाले पार्ट इक्वल बताने हैं। देव बताएगा, ये देव बता सकते हो बेटा? यस सर। कैसे बताओगे? बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? सर एसी का सर एडी और सर डीसी सर एसी के हाफ है। हाँ जी, दोबारा बोलें जरा, दोबारा बोलो मेरे को सही से। हाँ बोलो। सर एडी और डी एसी के हाफ है। कहाँ कहाँ लिखा है ये हाफ है? कहाँ लिखा है कि एडी और डीसी एसी का हाफ है? कहाँ लिखा है? ये तो प्रूव करना है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी जो है एसी का मिड पॉइंट है, ये बताना है। ये जो डबल कट और सर्कल वाली पार्ट है ये आपको दिया नहीं है इक्वल, यानी कि ये आपको इक्वल दिया नहीं है, यही बताना है। आप उसको ही कह रहे हो कि ये इक्वल है, ये दिया नहीं हुआ, ये बताना है। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, कैसे बताओगे? एक बार और ट्राई कर सकते हो देव। सर आप ही बता दो। यार ये तो आसान सी बात थी। चलो हितेश बताने को तैयार है और मेरे ख्याल से चितेश को ही मालूम ही होगा, तो मैं अभी पूछता हूँ वंश से। नहीं मालूम? ये बहुत सरल सा जवाब है। ये सरल सा जवाब है कि भाई ऐसी चीज़ हो ना कि मैं एक नई चीज़ पूछ रहा हूँ
तो कहोगे सर ये बताया ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बताऊँ, ये तो सारा बता चुका हूँ मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं अब पूछता हूँ, एक बार मैं खुशी से पूछना चाहूँगा। खुशी आप बताओ। अंशिका का भी मेरे हिसाब से, एक सेकेंड खुशी, अंशिका आपका भी सेम जवाब होगा। यस बहुत अच्छी बात है। हाँ, खुशी आप बताओ। सर हमें ये बताना है ना कि डी मिड पॉइंट कैसे है। हाँ जी हाँ जी, ये बताना है आपको। सर वो इसमें एमडी और बीसी पैरेलल है और एम हम और ये मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्ट से मिड पॉइंट है। हाँ कह सकते हो, मतलब कि यही है, कह सकते हैं मतलब कि यही है इसका रीज़न। एक बार और हितेश बता दो, आप बता दो हितेश। वो एम और एमडी इक्वल है और एमडी और बीसी पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में यही बातें चाहिए होती थी लगाने के लिए, यानी कि एक ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए था। यहाँ पे दे रखा है एम, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आपको बता रहा हूँ क्यों लगी यहाँ पे। और ये मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए थी, ये हमारे को दे रखा है। एम से जो लाइन जा रही है एम डी पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है। तो सामने वाली साइड पे जहाँ पे ये तीर चला, जहाँ पे वो तीर चला और टकराया, सामने वाली साइड को टकराया कहाँ पे, बिल्कुल उसको हाफ कर दिया, यानी कि ये और ये इक्वल कर दिया। तो यही तो हुआ, यहाँ से तीर चला और जहाँ सामने वाली लाइन को टकराया, डी पे टकराया, तो उसको हाफ कर दिया, एसी लाइन को हाफ कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आसान सी बात थी जो नहीं बता सके भाई। ये समझ लो कि सारा टॉपिक का सत्यानाश हो गया आपका, 3 बच्चों का। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो यही होगा। मैथ्स खासतौर से ज्योमेट्री पार्ट बड़ा सोच समझ के करने वाला और इंटरेस्टिंग। मैथ्स तो पूरा इंटरेस्टिंग है, चाहे आप एलजेब्रा उठा लो, चाहे आप ज्योमेट्री पार्ट उठा लो, या जो आगे आप बड़ी क्लासेस में वो टॉपिक पढ़ोगे, सब कुछ इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लोगे नहीं और एक हवा बना के रखोगे मैथ्स और फिर मैथ्स, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ज्योमेट्री पार्ट तो एक मतलब कि समझो ना, सब कुछ आपको मालूम है कि यहाँ तक ले जाना है क्वेश्चन, हमें घुमाना है, हमें और प्रॉपर्टीज जो दे रखी है उनका यूज़ करना है। एक पजल गेम टाइप हो गया कि भाई इसका यूज़ करना है, उसका यूज़ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, रास्ता ढूंढना है। सब मालूम है कि यहाँ निकलना है हमें बाहर, ये चीज़ बनेगा। एलजेब्रा के अंदर तो आउटपुट ही नहीं पता ना, वो तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। एलजेब्रा पार्ट पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूलों पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो पता है यहाँ पहुँचना है, पहुँचा लो बस उसको। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स, ये सब आपके रास्ते हैं, टूल्स हैं जिनकी मदद से आप वहाँ तक पहुँचोगे। अब वो लगाना नहीं आ रहा तो बड़ी शर्मनाक बात होने वाली है ये। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो बातें दे रखी थी वही यहाँ पे रिपीट होने वाली है। एम, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए मुझे मिड पॉइंट भी बताना पड़ेगा और उस मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, ये भी बताना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैं लिख दूंगा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज़ द MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम से जो लाइन जा रही है एम डी जा रही है, एम डी पैरेलल टू बी सी। ये सारी चीज़ें दी होनी चाहिए थी, ये येलो वाला पार्ट पूरा दिया हुआ होना चाहिए था, तब मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा सकता था, या मैं किसी तरीके से इसको बता सकूं। यानी कि एक ही बात हो गई ना, बता सकूं मतलब दिया है आपने, मैं तभी तो बता पा रहा हूँ। तो ये तो दे रखा है आपने, गिवन पार्ट है ये। तो बस मेरे को अब लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। MPTH मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स आगे लिखी दी है। D इज द MP मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इतना आसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी थी। अगला MD परपेंडिकुलर AC। MD जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये कौन बता रहा है, पहले तो हाथ खड़ा करो। चितेश बता रहा है, शाबाश। और कौन बता रहा है? MD जो है ये परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। चितेश का हाथ खड़ा हुआ है, और किसी का नहीं खड़ा, नहीं आ रहा। देव से पूछता हूँ, देव बताएगा मुझे कि ये परपेंडिकुलर क्यों है उस पर। MD जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल ये भी है उस पर। MD जो लाइन है AC के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। देव बताएगा। खुशी भी बताने को तैयार है, शाबाश। देव बेटा बताओ, गलत ही होगा ना? गलत होगा, थोड़ी बहुत मेरी डांट सुन लोगे,
इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, मैं घूसा भी नहीं मार सकता यहाँ से, तो कुछ तुम्हारा नुकसान तो होने नहीं वाला। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा यार। जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो भी रिपीट नहीं करो, प्रॉपर्टीज भी दिमाग में नहीं रखोगे, तो मेरे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं बनाऊंगा वो आपको मिल जाएगा। ये मैं पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहा हूँ, मैं सिखा दूंगा, उसके बाद बनाना आप नहीं है। अगर आपका हाथ सही सेट हुआ, आप बना पाए, मेरी बात को समझ सके, आपने सही बना लिया, नमक मिर्च मसाला मेरे मुताबिक डाल दिया, तो टेस्ट वैसे ही आएगा, अदरवाइज आपका ख़राब बनेगा पिज़्ज़ा। तो ये मैंने डिलीवर नहीं करना है आपको, बना के मैंने नहीं देना है, आपने खुद बनाना है उसको। मैंने आपको समझा दिया, आप खुद प्रिपरेशन ही ना करो, तैयारी ही ना करो, पढ़ो ही नहीं, सोचोगे कि हाँ जी सर ने पढ़ लिया, सर ने पढ़ा दिया, सर ने क्वेश्चन कर दिए तो मेरे को आ गया, भूल जाना। मैथ्स तो नहीं आने वाला, और सब्जेक्ट आ जाते हो तो बात अलग है, रट्टा मार के काम चल जाए तो ठीक है, लेकिन मैथ्स में तो रट्टा भी नहीं चलने वाला। अब आप उस क्लास में आ चुके हो कि यहाँ रट्टा फेल हो जाएगा, रट्टा करना बेकार, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 15 20 50 क्वेश्चन रट सकते हो ज्योमेट्री वाले और समझते हो कि बुक के सेम क्वेश्चन लग जाएंगे, तो हाँ रट लो, गलती तो तब भी करोगे। 3 बच्चे बता रहे हैं। हाँ, तो मैं अब चितेश से पूछ लेता हूँ। चितेश का आंसर तो ठीक ही होने वाला है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन एक बार मैं ऐसा करता हूँ, पहले रुक जा चितेश, 1 मिनट रुक जा, हितेश बताएगा पहले मुझे। हितेश बता दे बेटा, शाबाश हितेश। हाँ बेटा बोल, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। चलो खुशी आप बताओ। सर यहाँ पे एमडी और बीसी पैरेलल है और नीचे एसी उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर क्या लिखूं फिर मैं? और सर एमडी पैरेलल टू बीसी, हाँ, एंड एसी इंटरसेक्ट। एक बहुत अच्छा सा एक रीज़न है इसका, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्टली कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है ना कि जो हम ये स्टेटमेंट लिख के प्रॉपर्टी डाल दें कहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिल्कुल सही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिल्कुल सही। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग तो बिल्कुल सही है, और वो हमें मालूम भी है भाई, 2 लाइंस पैरेलल हैं तो लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर वाला एंगल, या लाइन के नीचे वाला एंगल एक ही साइड का, वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हो कि अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ज्योमेट्री पार्ट के अंदर अपनी जो सोचने और देखने की है ना बात, वो भी मायना है यहाँ पे रखती है, वो बात भी कि भाई हम जज भी कर पा रहे हैं उस फिगर को वैसे जैसा हम समझ रहे थे, या वो थी ही नहीं वैसा और हम समझ रहे थे वैसा, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। ये वाली और ये वाला एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल आ गया, ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर, ये कुछ ऐसे ही है जैसे मैंने ये वाले 2 एंगल बनाए हैं। बस इसको घुमा दूँ, अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ऐसे ही बन जाएगा ये। तो ये कौन सी पोजीशन है? कॉरस्पॉन्डिंग। और ये भी कौन सी पोजीशन है? कॉरस्पॉन्डिंग। ये तो हमें वैसे ही स्टार्टिंग में मालूम है कि ये एंगल सी 90 का है, यानी कि यहाँ जो लिखा है एंगल सी 90, अगर मैं इस पर नंबर डाल दूँ, या ऐसा करता हूँ इस पर नंबर डाल देता हूँ 1, तो ये 1 वाला एंगल 90 का दे रखा है, और ये 2 वाला 90 का बताना है एक तरीके से, तो बता पा रहा हूँ यहाँ पे कैसे लिखूँगा इसको। हाँ, आपने सही बता दिया, खुशी ने सही बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो MD BC के पैरेलल है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, रीज़न डाल देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 तो 90 था ही, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा? 90, बिकॉज एंगल 1 जो है 90 है, गिवन है, राइट ट्राइंगल है ना, इसलिए राइट एंगल एट C ये भी बोला होता है, और C वाला पॉइंट को मैंने एंगल 1 डाला है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो MD है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये कुछ लिखना था उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट CM वेयर इज CM, ये रहा CM, MC को ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा करता हूँ, ये 1 और 2 अब हटा दूँ, नहीं हटा नहीं सकता क्योंकि फिर आप कैसे समझोगे बाद में। चलो इसको ज्वाइन कर देता हूँ, आप देखते रहो। MC डाल दिया क्योंकि M और C को ज्वाइन कर दिया, MC को ज्वाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे CM, एक लाइन बनानी पड़ेगी हमारे को। CM इज इक्वल टू MA, MA ये वाला पार्ट हो गया, ये और ये इक्वल दिखाना है, और ये हाफ ऑफ AB होगा, AB का हाफ होगा।
तो ए एम तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हाफ ऑफ ए बी है, ये तो बड़े आराम से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो इसका मतलब ए एम और एम बी दोनों के दोनों इक्वल होंगे और दोनों के दोनों हाफ ऑफ ए बी होंगे, ये तो मुझे मालूम है। बस मुझे कंफ्यूज कर रहा है ये एम सी, अगर ये एम सी किसी तरीके से एम ए के इक्वल बता दूं तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये येलो वाला ट्राइंगल, येलो शेड कर रहा हूँ उस पर, और एक ये साथ में जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो सी पी सी टी ए एम और एम सी बन सकता है, अगर सीक्वेंस मेरा वैसा रहा जहाँ पे ये आते हों, ठीक है। तो क्या करूँ, इसको भी यहीं कहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा नीचे जा नहीं सकते अभी क्योंकि फिगर नहीं दिखेगी। इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। सबसे पहले तो एम डी के इक्वल कॉमन साइड, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एंगल 2 येलो वाले ट्राइंगल पे 90 है और एंगल 2 के साथ वाले एंगल को मैं एंगल नंबर 3 डाल देता हूँ, तो ये भी 90 होगा। लीनियर पेयर से ये भी आ जाएगा ना, ये अगर 2 90 का है तो इसके साथ वाला लीनियर पेयर से ये भी 90 ही आएगा, उसके लिए अलग से लिख के यहाँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर टीचर बोले कि आप भैया इस चीज़ को भी करके दिखाना, तो एक स्टेप आपको और डालना पड़ेगा यहाँ पे कि 2 इधर से 90 है तो उधर से वो भी 90 आएगा लीनियर पेयर का यूज़ करके, वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ए एम डी में एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 ईच 90 करके डाल देना, यहाँ बेटर है, इससे भी बढ़िया ऑप्शन है कि हम ये डाल दें, इसके लिए और भी कोई रीज़न डालना नहीं पड़ेगा। फिर एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, अब जब एक लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर तो इधर भी 90 होता है और इधर भी 90 होता है, अब ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इस बात को सेकेंड पॉइंट में प्रूव कर चुके हैं हम, 2 और 3 हो गया। और ए डी इक्वल होगा सी डी के, ये फर्स्ट पॉइंट में प्रूव कर रहा था कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये फर्स्ट पॉइंट में हमने प्रूव कर रहा था, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये कौन सा रूल बन गया, साइड एंगल साइड, SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू, सीक्वेंस आप देखना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD, साइड एंगल साइड रूल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंशिका, देव और वंश, मुझे आप तीनों से ही पूछना है क्योंकि आप तीनों के जवाब मेरे पास सही से नहीं आ रहे हैं। अगर अभी समझ में आ जाता है तो जब मैं पूछता हूँ तब क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। फिर प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में मैं नहीं जाने वाला आपके साथ, बिल्कुल भी नहीं जा सकता मैं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया जी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब CPCT में AM को MC के इक्वल दिखा सकता हूँ। AM पहले 2 पॉइंट, उधर से भी पहले 2 ले लूँगा, तो AM इज इक्वल टू CM, ये C है, CPCT, ठीक है। बस इस वाले पॉइंट का यूज़ आगे हो जाएगा। इसको मैं ऐसे करता हूँ, A इक्वेशन डाल देता हूँ, A, ठीक है। यहाँ ऐसा करता हूँ, कौन सा किस तरीके से डालूँ जो मैंने अभी तक यूज़ ना किया हो, स्टार, ऐसे डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत हो ना, स्टार पॉइंट है ये। इन अब क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो भाई आपने बोला था M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं लिख सकता हूँ AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ MB, है ना, मैं देख लूँ एक बार, हाँ, MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब AM को आपने दिखा दिया CM के इक्वल, तो AM का तो AM मैंने लिखा रहने दिया, AM इक्वल था CM के, तो मैंने CM लिख दिया। और ये AM किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के, तो यानी कि ये भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि मैंने कैसे लिखा ये। अगर नहीं समझ में आया तो अब मैं ऐसा कोई वैल्यूज़ डाल के दिखा देता हूँ। आ गया होगा यार, बताओ, आप बताओ, चलो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर ये वाली लाइन AM आप मानते हो x सेंटीमीटर की, तो ये MB भी कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा, x ही होगा। x सेंटीमीटर हटा के मैं x ही डाल देता हूँ ताकि ये इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ जी, तो ये x है, ये भी x होगा। और अभी आपने CPCT वाले पार्ट में ये बताया कि AM और CM भी इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पे भी x लिख सकता हूँ,
ठीक है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, तो मैं लिख सकता हूँ एम सी एक्स के इक्वल, ए एम एक्स के इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल, पूरे के हाफ के, यानी कि ए बी का हाफ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डाल दिया, ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, तो थर्ड के लिए मुझे ये करना पड़ेगा पूरा, ये पूरा थर्ड वाले के लिए है। ये जो करा है हमने ये सेकंड के लिए करा है, और ये जो है ये फर्स्ट वाला पॉइंट के लिए करा है यहाँ तक। ठीक है जी, हो गया पूरा। तो ये आपका बुक में से तो ये कंप्लीट हो गया, समझ में आया है सारा कुछ। हाँ, एग्जाम्पल्स ना कह रहे थे आप, एग्जाम्पल्स कोई किसी एक पर्टिकुलर में डाउट है तो वो बता दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं सारे कराऊँ। पर्टिकुलर तो मैंने अभी देखा नहीं था, पर कुछ तो मतलब उस टाइम करवा रहे। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। फोर्थ अच्छा एग्जाम्पल है पेपर के लिहाज से, और थर्ड वाला एक सेकंड कुछ तो फिगर देख के समझ में आ जाते हैं, कुछ को पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। अब ये क्या है यहाँ पे, एक सेकंड। ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिगर दे रखी है ना, हाँ ठीक है, तो फिगर मैं देख सकता हूँ। ए डी बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, पी ए सी एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एंड ये और ये पैरेलल है। अच्छा, ये पैरेलल भी दे रखा है, सी डी पैरेलल टू ए बी। ठीक है जी, ये दे रखा है। तो हमें शो करना है डी ए सी, ये भी अच्छा लग रहा है, कर सकते हैं इसको भी। फर्स्ट वाला, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ये कराने की जरूरत है मुझे। पहला एग्जांपल कराऊं, स्टार्ट करता हूं, चलो। तो एक नई शीट खोल लेता हूं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 का बताओ। ये तो उसकी प्रॉपर्टी में वैसे इंक्लूड होता है। तो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज याद करो जो हमने पहले एक्सरसाइज करी थी। खुल जा, बुक खुली पड़ी है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये तो प्रॉपर्टी होती थी ना, लेकिन ये प्रूव करना था हमें। तो यानी कि जो चीज़ हमें प्रूव करने को बोला है वो प्रॉपर्टीज में इंक्लूड करा हुआ मैं नहीं मानूंगा, ये मुझे प्रूव करना है। बाकी इसको छोड़ के जो भी कुछ बच गया वो उसकी प्रॉपर्टी मान के मैं चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 का होता है, तो मैं ये मान के नहीं चलूंगा उसका कोई भी एक एंगल 90 का है। तो रेक्टेंगल में ऐसा करता हूँ, बना ही लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तो बढ़िया सा टूल है एक, ये एक रेक्टेंगल जैसा मैंने बना लिया, लेकिन इस रेक्टेंगल का कोई भी एंगल मैं 90 का स्टार्टिंग में नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ए बी सी डी। चितेश, ये समझ में आया या किसी और को समझ में आया कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए चितेश, थोड़ा सा आइडिया आप ही दो मेरे को पहले। वो ए सी वो इसके पहले डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, फिर ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल डीबीसी को कॉन्ग्रुएंट कर। बिल्कुल सही बात, क्योंकि क्वेश्चंस के टाइम पे भी हमने इस बात को समझा था कि जब भी एडजेसेंट एंगल्स किसी भी डायग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल्स को मुझे 90 बताना है, तो मुझे एडजेसेंट बड़े वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा जिसमें कुछ पार्ट ओवरलैपिंग का होता है, ओवरलैप कर रहे होते हैं ट्रायंगल का। तो बिल्कुल सही कहा चितेश ने। ये दोनों डायगोनल्स को मैं बना लूँगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा ये हमें डॉटेड दिखाना चाहिए। फिलहाल मेरा इरेजर जो है ना वो खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा मतलब मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ। तो कुछ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में एक सेकंड थोड़ा सा काम कर लूँ मैं। एक सेकंड बस, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, फिर आपकी बात सुन रहा हूँ ताकि एक जगह मेरा ध्यान रहे ना। अभी मेरा ध्यान है कि मैं डॉटेड लाइन बना लूँ, ये मैं बनाना चाह रहा था पहले। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इस इरेज़र को अगर मैं यहाँ पे नहीं, अभी चलो सेटिंग यहाँ पे नहीं छेड़ते। एक सेकंड स्ट्रोक इरेज़र। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो हितेश?
एक सेकेंड, ए डी और बी सी तो पैरेलल हैं, हाँ। तो वो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा, तो एक का सम 90 डिग्री, फिर अपोजिट एंगल एक का सम 90 कहाँ से आया? 90 वही तो पूछ रहा हूँ ना, एक का सम 90 कहाँ पे आया? एक 90 है, ए प्लस बी तो 180 आएगा ना। ठीक है, ए प्लस बी 180। एक सेकेंड, लेकिन हाँ ए और बी इक्वल कहाँ पे है? ए और बी का सम 180 ठीक है, लेकिन ए और बी इक्वल कहाँ हुए अभी तक? एडजेसेंट फिर वो इंटीरियर साइड तो पैरेलल है ना। तो ये देख, मैं बता रहा हूँ, रुक जा एक सेकेंड, ध्यान दे। ये पैरेलल लाइंस पे आया, ये ट्रांसवर्सल पे आया, ठीक है। ये और ये दोनों 180 होंगे, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि एक 90 है? कैसे बताओगे ये दोनों इक्वल कहाँ पे है? ये कैसे पता चलाया तुमने कि ये दोनों इक्वल है? आपके सामने मैंने वो काम कर दिया पैरेलल वाला, और आपने एडजेसेंट एंगल लिए या वो को इंटीरियर एंगल लिया, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल का सम 180 वहाँ पे प्रॉपर्टी डली पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में से। हाँ बताओ कि क्यों होंगे वो, कोई भी एक 90 का क्यों होगा? आप खुल के जवाब दो अपना, जो भी है गलत है सही है उसकी परवाह मत करो, जो सोच लिया है ना तुमने उसको बोलते जाओ। अब बताओ मुझे, क्या आपने कहा था कि कोई एक 90 होगा, इन दोनों का सम 180 है तो एक कोई एक 90 होगा, क्यों होगा कोई एक 90? मैं वो पूछ रहा हूँ बस आपसे। हितेश मैं सही बोल रहा हूँ या आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं कुछ और समझ गया हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं आप। सर, हाँ तो आप अगर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहते हैं कि कोई एक 90 है तो दूसरा 90 आ गया, तो वो कोई एक 90 या दोनों इक्वल यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, अब तक नहीं मालूम। सर आप कुछ बना रहे थे, मतलब कुछ लिख रहे थे हाँ सर, इस फिगर के बाद? हाँ हाँ लिख रहा हूँ मैं अभी। सर आ नहीं रहा। नहीं अभी लिखना शुरू करूँगा मैं अभी। ये देखो अब कुछ लिख रहा हूँ, आ रहा है? नहीं आ रहा, एक सेकेंड रुको, फिर मैं एक सेकेंड शेयरिंग दोबारा से करता हूँ। अब देखो आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो पता नहीं फिर क्या हुआ यार। हाँ हितेश शायद, सॉरी, हाँ हितेश, जितेश और हितेश में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये वाली देखो आप, ये फिगर बनाई है मैंने, ये दोनों का सम 180 होगा, ठीक बात है, लेकिन ये वाला या ये वाला हमें 90 जब तक पता नहीं होगा दूसरा 90 हम ला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली बात पे फिर अटक जाएंगे कि दोनों इक्वल नहीं है, तो वो इक्वल कहाँ से प्रूव करेंगे? वो अभी चितेश ने जो बताया कि एडजेसेंट ऐसे बड़े वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो, ठीक है। तो लेते हैं, कोई से भी ले सकते हो, चाहो तो आप वही ऊपर वाले ले सकते थे, फिलहाल मैं नीचे वाले ले रहा हूँ क्योंकि सामने से दिखने में वो ज़्यादा आसान पड़ जाते हैं, आसानी से पड़ जाते हैं। तो मैं देखो कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक तो येलो ट्राइंगल। सारे जन अपने फोकस इधर रखना, पहला एग्जाम्पल है, आसान है, लेकिन आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी करे हैं, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो वो क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। और दूसरे वाले ट्राइंगल को मैं ऐसे रेड लाइन से ऐसे करके डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। अगर दूसरा कलर लूँगा ना तो कुछ कलर अलग चला जाएगा, यहाँ कुछ पार्ट दिखेगा नहीं, अब यहाँ दिखता भी रहेगा और समझ में भी आता रहेगा। एक ये रेड वाला ट्राइंगल जिसमें रेड ज़्यादा मैंने शेड सा कर दिया लेकिन प्रॉपर शेड नहीं करा, और एक येलो वाला पार्ट है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी, क्यों जी? ये अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल की। आपने ये कहीं नहीं कहा ना कि ये इक्वल करके दिखानी है मुझे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं उसको मान के चलूँगा फिर वो इक्वल है। फिर दूसरी चीज़ क्या ले सकता हूँ, ये DC और CD दोनों तरफ से कॉमन है, ये वाली साइड डबल कट वाली दोनों ट्राइंगल का, येलो वाले का भी बेस लाइन बन रही है और ये रेड वाले का भी बेस लाइन बन रही है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा, डायगनल के अंदर की एक प्रॉपर्टी मैं और डायगनल के अंदर कह रहा हूँ, रेक्टेंगल के अंदर की एक प्रॉपर्टी मैं और उठा रहा हूँ कि उसके डायगनल्स की लेंथ इक्वल होती है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रूफ लिख देता हूँ इसका, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD AD इज इक्वल टू BC, यहाँ लिखूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, चाहो तो ABCD भी लिख दो, ठीक है। एक चीज़ हो गई, दूसरी आ गई, इधर से मैंने DC लिया, उधर से CD ही बनने वाला, ये आपको समझ में आना चाहिए, कॉमन साइड। और तीसरी चीज़ कौन सी आ गई, डायगोनल वाला पार्ट उठा रहा हूँ, AC और BC, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल,
आर इक्वल। ठीक है, डायगनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के इक्वल है, और ये रेक्टेंगल के डायगनल्स ही बन रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी, आप चाहो तो वो भी लिख लेना, ऐसे लिख सकते हो। एसएसएस रूल एक होता है कॉन्ग्रुएंट करते टाइम, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 रूल से। देयरफॉर एंगल ए, पूरा लिख रहा हूँ मैं, ए डी सी, ऐसे ये वाला एंगल के लिए लिख रहा हूँ, ए डी सी, यही पढ़ोगे ना, ए डी सी, और उधर से बनेगा बी सी डी। जिस तरीके से, जिस पैटर्न से मैंने, जिस ऑर्डर में मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है, वही सेम ऑर्डर मेरे को एंगल का भी चाहिए था, तो वो वहाँ पे पार्ट मिल गया उससे। इधर से कौन सा लेना है मुझे, बी सी डी, और वो पड़ा भी वहीं से जा रहा है, बी सी डी ऐसे जा रहा है, बी सी डी एंगल इक्वल होगा रीजन सी पी सी डी। अब हितेश, अब आपकी बात अब लागू हो जाएगी यहाँ पे। डी एंगल यानी कि ए डी सी, सी एंगल यानी कि क्या था ये, बी सी डी, ये दोनों रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल्स हैं, और रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये पैरेललोग्राम तो पहले हो ही गया ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी 180 के इक्वल। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट। रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो किसी की जगह किसी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, अगर आप इसको x मानते हो तो इसकी जगह इसको भी x लिख सकते हो, या मैं ए डी सी लिख देता हूँ, ए डी सी प्लस ए डी सी, ये सही से आ नहीं रहा, 180 के इक्वल, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए डी सी 180 के इक्वल, इसका मतलब ए डी सी 90 आ जाएगा। 90 कैसे आया, मैं वो भी लिख ही देता हूँ, एक स्टेप ही तो रह गया, 180 को 2 से डिवाइड करा 90। ठीक है, अब ये डी वाला एंगल, अब ए डी सी को मैं खाली डी पढ़ देता हूँ, ये एंगल 90 का आ चुका है। तो एक रेक्टेंगल के अंदर, यहाँ रेक्टेंगल खुद रेक्टेंगल से पहले पैरेललोग्राम था, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 का आ जाए तो इसके सारे 90 के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो भी दिखाना पड़ेगा कि सारे 90 के हैं। एक 90 का लिख दिया, तो अब यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि इसको मैं एंगल डी ही लिख देता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ एंगल डी, ए डी सी का मतलब रेक्टेंगल का एंगल डी है। ठीक है, तो एंगल डी किसके इक्वल होगा, बी के, अपोजिट एंगल्स वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। और ऐसे ही ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा, और सी भी यहाँ से, ये रहा बी सी डी जो है वो एक तरीके से सी है, ऐसे नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है, बी सी डी फिगर में देखो, बी सी डी सी एंगल ही तो है, तो डायरेक्टली सी लिख देता हूँ, रेक्टेंगल का सी एंगल। ये भी 90 है तो ठीक इसके सामने वाला भी 90 होगा, ये 90 था तो ठीक इसके सामने वाला भी 90 होगा, तो सारे 90 के हो गए ना। तो देयरफॉर अब वो वाली स्टेटमेंट जो आपको चाहिए थी कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। आई होगी समझ में मेरे हिसाब से ये बात कैसे लिखनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले एग्जांपल पे। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा व्यू, एग्जांपल नंबर 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो हमने क्वेश्चन के टाइम पे भी पढ़ी थी ऐसी बात कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो वही क्वेश्चन वाला पार्ट ही हम पूरा लिख सकते हैं। तो रोम्बस मैं बना लेता हूँ, एक सेकेंड, टाइम है अभी हमारे पास। ये रोम्बस हो गया, ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं
कौन कौन गायब हो रहा है? अंशिका कहाँ गई अब? रोम्बस के जो डायगनल्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट वाला पार्ट उन्होंने कहा भी नहीं, सिर्फ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कोई सा भी एक एंगल 90 का बता दो या चारों 90 के बता दो। एक 90 का बताओगे तो चारों 90 के बता सकते हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स के अंदर। तो कोई सा एक 90 का बताना है तो मैं इस वाले को 90 बता देता हूँ, आप चाहो तो किसी को भी बता सकते हो, इसको 90 बताना है इसको भी बता सकते हो, इसको 90 बताना है इसको भी बता सकते हो, इसको 90 बताना है इसको भी बता सकते हो, किसी को भी 90 बता सकते हो स्टार्टिंग में। मैं अभी फिलहाल इस वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एंगल 1 को 90 बता रहा हूँ, ठीक है, या एंगल 1 के साथ एंगल 2 को भी बता देते हैं, किसी को भी ले सकते थे। तो अगर ये वाले बीच में इस वाले यानी कि डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, कहीं पे भी ये बात प्रूव करने को आए, या तो ये वाला एग्जांपल की बात कर लो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे उनकी बात कर लो, वहाँ पे मुझे ये जो छोटे छोटे 4 ट्रायंगल बने हैं इसमें से कोई से 2 उठाओ, साथ साथ वाले, आमने सामने वाले नहीं, साथ वाले, कोई से भी साथ वालों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, काम हो गया, ठीक है, कोई से साथ वालों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो यहाँ पे मैं साथ वाले ले रहा हूँ, एक तो येलो वाला ये, और एक ले रहा हूँ ग्रीन वाला इसके साथ वाला ये। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने लगा हूँ। तो आप पहले ही समझ लो कि कैसे होंगे। सबसे पहले तो कॉमन साइड की बात होगी जिस पे 3 कट लगा दिए मैंने। फिर इससे पहले रोम्बस एक पैरेललोग्राम होगा, आपने उसको परपेंडिकुलर करने को कहा है ना, आपने जो पॉइंट प्रूव करने को कहा है उस बात पे जरा शेड करते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, ठीक है, परपेंडिकुलर बोला ना आपने, बाइसेक्ट करते हैं ये तो नहीं बोला ना, तो बाइसेक्ट करते हुए मैं मान के चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये रोम्बस जो है, रोम्बस से पहले पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ये बात इंक्लूड है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल कट के इक्वल होगा, ठीक है। तो येलो वाले का एक सिंगल कट और ग्रीन वाले का सिंगल कट वाली साइड एक एक इक्वल हो गई, येलो और ग्रीन दोनों में ट्रिपल कट वाली साइड आ रही है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, रोम्बस की सारी साइड्स भी तो इक्वल होती है, ये भी आपने कहानी की प्रूव करना है, तो मैं ये मान के चलूँगा उसकी प्रॉपर्टी में होता है कि सारी साइड्स इक्वल, यानी कि डबल कट वाली साइड्स, खैर तो चारों तरफ है ना, ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो मुझे फिलहाल ये ऊपर वाली 2 चाहिए थे, तो मैं 2 स्टेप बैक पीछे वाले हटा लेता हूँ, हट जा, ठीक है। तो डबल कट वाली साइड्स भी इक्वल हो गई, तो बस अब लिखना रह गया, समझ में आपको आ चुका है। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई है जो मैंने यहाँ पे शेड के ऊपर और डबल कट सिंगल कट से समझाई, ये बात समझ में आ चुकी है आपको? बस अब लिखना रह गया। इन ट्राइंगल येलो वाला मैं इसको ऐसे पढ़ लेता हूँ, बी से स्टार्ट करता हूँ, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई नाम दे दिया, बी ई ए, एंड ट्राइंगल बी ई सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बी ई और बी ई कॉमन साइड, तो सबसे पहले कॉमन ही लिख लो जो आसान होती है सबसे, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ए ई इक्वल है सी ई के, रीज़न डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाला पॉइंट डालना पड़ेगा यहाँ पे, डायगोनल्स या ऐसे लिख दो ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इतने से संतुष्टि नहीं है तो वो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पूरा लिखना है तो पूरा लिख देना, ठीक है। मेरे को थोड़ा आइडिया देना था आपको, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और तीसरी चीज़ कौन सी आ गई, ए बी और सी बी इक्वल है, क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगी। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल बी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी, एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब सी पी सी टी जो यहाँ पे एंगल ई बनेगा और यहाँ पे जो एंगल ई बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये चीज़ आप क्या कॉमन बता सकते थे कि एंगल ई कॉमन है, तो आपने लिख दिया सर एंगल ई के इक्वल है, तो फिर इसको तो स्टार्टिंग में ही कहीं डाल देते कॉमन है ये दोनों के अंदर, तो ये लिख सकते थे कॉमन। नो
समझता हूँ। यस सर के सर पूरा नाम देना पड़ेगा। पूरा नाम हमें समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल ये ई चलेगा, यहाँ पे नाम चलेगा, लेकिन कुछ टीचर इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। क्यों? क्योंकि अब ई पॉइंट पे तो 4 एंगल बन रहे हैं। कौन सा लिया? 4 क्यों? 4 5 6 7 8 एंगल पढ़ सकते हो। ये 180 180 180 180 वाला 1 2 3 4 ये वाले 4 और 4 8 एंगल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी गंदे तरीके से चाहें तो और भी पढ़ नहीं सकते, सर, इसका भी रिफ्लेक्स एंगल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर अब वो इतने गंदे तरीके तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ई और ई तो सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए था कि इसका ई पॉइंट और इसका ई पॉइंट वाला एंगल इक्वल होगा। लेकिन अब उस ट्रायंगल के अंदर चले जाओ ना, बी ई ए में चले जाओ। बी ई ए येलो वाले के अंदर ई पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल 2। और इस वाले ग्रीन वाले के अंदर, यानी कि बी ई सी ग्रीन वाला एंगल है, ग्रीन वाले एंगल में ई पॉइंट पे कौन सा एंगल है? एंगल 1 है। तो ये तो दो अलग अलग बातें हैं, ये कॉमन चीज़ नहीं है। लिखते हुए अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ठीक है, चल जाएगा कि मैंने इस ट्रायंगल का एंगल ही बोला है और इस ट्रायंगल का एंगल ही बना है। लेकिन आप इसको ये कॉमन मत लिख के आ जाना गलती से भी कि ई और ई तो देखो सेम चीज़ है सर, सेम चीज़ है तो वो कॉमन होगी। भाई उसके अंदर देखना ई पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है। वो क्या वो उसके अंदर वाला एंगल और उसके अंदर वाला एंगल वो एक ही चीज़ है? नहीं, वो अलग एंगल, अलग पोजीशन, अलग जगह का एंगल है। ये अलग जगह का एंगल है, वैल्यू दोनों की सेम है, कॉमन नहीं लिख सकते इसको। तो फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी पी सी टी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे है। ए सी एक लाइन है, ए सी एक डायगोनल है, तो एक लाइन भी है, लाइन है तो उसके ऊपर एक पॉइंट से एक साइड पे बनने वाले एंगल का सम 180 होगा। लीनियर पेयर चैप्टर नंबर 6 में इस बात को पढ़ा था। 2 और 1 दोनों का सम 180। लीनियर पेयर दोनों सेम हैं तो दोनों की जगह मेरे को क्या प्रूव करना था? 1 को कराना था ना मैंने। 1 और 2 चाहो तो जिसको मर्जी लिख दो, चलो मैं 2 को करा देता हूँ। यहाँ से पॉइंट उठाया कि 2 और 1 इक्वल है ना, तो 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ। मैंने 1 की जगह पे 2 यहाँ पे लिख दिया, इस जगह पे। यहाँ पे चलो साइड में रीज़न भी दे रहा हूँ इस वाले पॉइंट से। ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही ना? 1 की जगह 2 क्यों लिखा है मैंने? ऊपर इस बात को प्रूव कर दिया कि 1 और 2 इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, 2 बार है इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। देयरफॉर एंगल 2 आया 90 एंड एंगल 1 भी आ गया 90, क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे। ठीक है, अब दो एंगल 90 के बता दिए। आप चाहते हो कि इसको और इसको भी 90 बताना है, ये भी बता सकते हैं। अगर इसको 3 डालते और इसको 4 डालते तो वर्टिकली अपोजिट 2 के वर्टिकली 2 का बनता है 3, 2 और 3 इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 का 4 बनेगा। देख लो एक बार, 1 का 4 ही है ना? हाँ, 2 का 3 1 का 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मतलब कि 2 की वैल्यू 90 तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 90 तो इसका मतलब 4 की वैल्यू भी 90। इसका मतलब एंगल 1 2 3 4 चारों के चारों 90। और आपने यही बात पूछी थी कि डायगोनल्स जो हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो इतना कुछ लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, एक से भी काम चल जाता। मेरा एंगल 2 वाले के बाद भी मैं इतने के बाद भी काम चला सकता था कि एंगल 2 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, देयरफॉर डायगोनल क्या थे यार, बार बार मैं भूल जाता हूँ। ए सी बी डी, ए सी परपेंडिकुलर किस पे? बी डी पे। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। इसके बाद भी लिख सकते थे और ये इसके बाद भी लिख सकते थे, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ए सी जो है बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये आगे वाले एग्जाम्पल अच्छे हैं। ये वाले तो हमारे जो जैसे क्वेश्चन थे वैसे ही एग्जाम्पल थे लगभग, मतलब कि इन एग्जाम्पल के बाद ही हमने क्वेश्चन करने थे ना वैसे तो देखा जाए तो। लेकिन ये हमने करे क्वेश्चन पहले, एग्जाम्पल हम बाद में करते हैं अक्सर। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो इससे मिलते जुलते थे। बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा है, ये वाला बहुत ही अच्छा है, पेपर के लिहाज से बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये माशाल्लाह और भी प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, शक्ल से दिख रहा है और ये भी शक्ल से मैं कह रहा हूँ कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सब पेपर के लिहाज से अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्कूल टीचर आपके सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ही फोकस है उनका, तो फिर तो आसान हो जाएगा आपके लिए पेपर। फिर तो उसके लिहाज से ये 12th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और ये स्टार्टिंग के जो 7 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो।
ठीक है, तो अभी आज मैं इतने पे रोक रहा हूँ, बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल अगली क्लास में कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ेंगे फिर।